नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग का चौथा क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लास अपलोड हो चुके हैं। झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का दोनों का सिलेबस सेम है, तो ये जो वीडियो है दोनों में काम देंगे। और अगर किन्हीं भी एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर पूछे जाते हैं आत्मकथ्य, तो वहाँ पे भी ये काम देगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही। प्लस में आपको टेलीग्राम में फ्री PDF दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है 60। ठीक है, मैं ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्योंकि जितना एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे सामने ये जो पूरा PDF है, बहुत ही लंबा PDF है। ठीक है, जितना आप सोच रहे होंगे उतना प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म? 1889 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। प्रश्न संख्या 2, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काशी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इधर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सप्लेन करने से फ़ायदा नहीं है। एक्सप्लेन जो मैं करूँगा, वो जो प्रश्न एक्सप्लेन वाले मैं लीजिए लास्ट तक ले गया हूँ। लगभग 60 प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 3, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया? प्रश्न संख्या 3, जयशंकर प्रसाद जो है अपने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किए, बताइए। किन भाषाओं का अध्ययन किए थे जयशंकर प्रसाद? फारसी का, संस्कृत का, हिंदी का, यहाँ पे दिया हुआ ये सभी। तो कौन कौन सी भाषाओं का अपने घर पर ही अध्ययन किया करते थे? तो रही बात, फारसी का भी करते थे, संस्कृत का भी करते थे और हिंदी का भी करते थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी जयशंकर प्रसाद अपने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन करते थे? तो सभी भाषाओं का, यानी कि फारसी का भी, संस्कृत का भी, हिंदी का भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है? जयशंकर प्रसाद कौन सी मतलब कि एजुकेशन ग्रहण किए, कौन सी कक्षा तक ग्रहण किए शिक्षा को, बताइए। प्रश्न संख्या 4, कहाँ तक ग्रहण किया जयशंकर प्रसाद? शिक्षा जो है कहाँ तक ग्रहण किए हैं? जल्दी से, आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से जवाब दे सकते हैं। जयशंकर प्रसाद कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, बताइए। प्रश्न संख्या 4, तो कहाँ तक किए हैं? 8वीं तक ही वो पढ़ाई किए हैं, 8वीं तक ही पढ़ाई किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? प्रश्न संख्या 5, जयशंकर प्रसाद कहाँ से अपनी शिक्षा को ग्रहण किए हैं? जल्दी बताइए, जयशंकर प्रसाद कहाँ से अपनी शिक्षा को ग्रहण किए हैं? कहाँ से? तो काशी के प्रसिद्ध का क्वींस कॉलेज से। कौन सी कॉलेज से? क्वींस कॉलेज से। ये कहाँ पे है? काशी के प्रसिद्ध में। ठीक है, चलिए काशी में है ये। ठीक है, प्रसिद्ध कॉलेज है। चलिए, जयशंकर प्रसाद कवि थे, कौन से कवि थे? प्रेरणावादी, यथार्थवादी और छायावादी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 6, कौन सी जो जयशंकर प्रसाद है कौन से कवि थे? तो कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग जो जानते हैं उसका जवाब देते चलिएगा, ताकि आप लोग को आसानी होगी, माइंड आपका एक्टिव रहेगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7,
प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है? प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है कौन? बताइए जल्दी से। कौन सी? कामायनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है कौन? कामायनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 8। प्रसाद की किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? ठीक है, प्रश्न संख्या 8, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का जवाब अब जल्दी दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का जवाब? क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। ठीक है, कामायनी। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में किसकी मृत्यु हुई थी? जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 10। प्रसाद के काव्य में प्रमुख भाव है? प्रसाद के काव्य में प्रमुख भाव कौन से भाव है? जाति प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, सौंदर्य और प्रेम चित्रण का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या है? प्रसाद के काव्य में प्रमुख काव्य कौन है? मतलब कि प्रमुख भाव सौंदर्य और प्रेम का चित्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जयशंकर प्रसाद के साहित्य लेखन का संबंध की यानी कि कौन सी पत्रिका से है? जयशंकर प्रसाद के साहित्य लेखन का संबंध किस पत्रिका से है? जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 11 बताइए, किससे है? इंदु से। किससे है? इंदु से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। किस विद्वान ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? कौन सा विद्वान जो है कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक क्या कहा? इतिहास कहा। प्रश्न संख्या 12, जल्दी से। प्रश्न संख्या 12 क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदू दुलारे वाजपेयी। ठीक है, कौन से विद्वान थे? नंदू दुलारे वाजपेयी। चलिए, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? प्रश्न संख्या 13। ऑप्शन तो मैंने बताया ही नहीं ना। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, 4 है, 8 है और 3 है। ठीक है, बताइए प्रश्न संख्या 13 क्या होगा? कितने अंक है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 5 अंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है बताइए। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? कौन सी है? तो साल बत्ती। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? साल बत्ती। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही किस विषय में गहन रुचि थी? जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही कौन सी विषय में गहन रुचि थी? अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान, इतिहास व दर्शन, ज्योतिष व विज्ञान, राजनीति व गणित। तो कौन सी विषय में जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही क्या थी? गहन रुचि थी। प्रश्न संख्या 15, जल्दी से बताइए। 15 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? इतिहास व दर्शन में उनकी रुचि थी। किसमें रुचि थी? इतिहास व दर्शन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, प्रसाद व चंपू काव्य है।
सॉरी प्रसाद का चंपू काव्य कवि है। क्या होगा इसका आंसर? प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, आंसू या उर्वशी। 16 का सही आंसर बताइए, 16 का सही आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसाद जी का कौन सा काव्य विरह काव्य है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। प्रसाद जी का कौन सा काव्य विरह काव्य है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 17 का बताइए। आंसू। प्रसाद जी का कौन सा काव्य विरह काव्य है? आंसू हमारा विरह काव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता, यानी कि प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता कौन सा है? प्रश्न संख्या 18, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रसाद जी की क्या है प्रथम छायावादी कविता, कौन है बताइए। प्रश्न संख्या 18, जल्दी से जवाब दीजिए। तो कौन है? खोलो द्वार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, खोलो द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी बताइए। प्रश्न संख्या क्या है आपका? 19। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? कितनी कहानियां लिखी थी? 19 का सही आंसर बताइए। कितनी कहानियां लिखी थी? तो 72 कहानियां लिखी थी। कितने? 72। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? आंसू, उर्वशी, ग्राम, खेलो द्वार। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो क्या होगा? प्रसाद जी की प्रथम कहानी क्या होगा? ग्राम। प्रसाद जी की प्रथम कहानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 21। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? जल्दी से। 21। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो क्या होगा? शैव दर्शन से प्रभावित थे। किस दर्शन से? शैव दर्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आत्मकथ्य कविता किसके द्वारा लिखी गई है? 22। ये तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। 22 का जो क्या होगा? कौन से है? जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो ये चैप्टर ही है, तो आप इसका भी जवाब नहीं दे पाइएगा, बताइए। तो इसका मतलब आप नालायक हैं पूरा, मतलब क्या बोले, पढ़ते लिखते नहीं, इसका मतलब चैप्टर का जो कवि है उसका नाम आप नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़े नहीं है ना। चलिए प्रश्न संख्या 23। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विस्डम, हरिजन, हंस, इनमें से कोई नहीं। तो किस में हुई थी प्रथम बार प्रकाशित? 1932 में। प्रश्न संख्या 23 बताइए। 23 क्या होगा? हंस में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हंस में पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24। पहली बार हंस पत्रिका में आत्मकथ्य किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? देखिए यही प्रश्न घुमा के पूछा ना, यही प्रश्न घुमा के पूछा जो कि 1932 है, ठीक है। कितना है? 1932। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्या? 1932। मैंने बोला ना
एक्सप्लेन करूँगा आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं जितना भी एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन थे ना लास्ट में ऐड कर दिया हूँ। 60 प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि 60 प्रश्न एक चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? यानी कवि का जो दाम्पत्य जीवन जो कैसा था? सुखी था, कष्टमय था, दुखी था, क्या था? कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? प्रश्न संख्या 25, जल्दी से आप आंसर इस तरीके से दीजिएगा। प्रश्न का प्रश्न डालिएगा, उसके बाद आप तो आंसर लिख सकते हैं या तो ABCD डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 25, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दुखी था। उसका जीवन कैसा था? दाम्पत्य जीवन दुखी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रश्न में करवा रहा हूँ, आसानी से आप लोग जवाब देते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी से। 26 का क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र थे हंस पत्रिका के संपादक। कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? जल्दी से। आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? बताइए कैसी है? मूढ़ है, प्रतीकात्मक है, संस्कृत निष्ठ है। तो कैसी है? तो मूढ़ भी है, प्रतीकात्मक भी है, प्लस में संस्कृत क्या है? निष्ठ भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 27 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 28, मधुप किसे कहा गया है? मधुप किसे कहा गया है? आप हमें कमेंट में ये बताइएगा, मधुप का अर्थ क्या होता है? 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 ठीक है, मधुप किसे कहा गया है बताइए। प्रश्न संख्या क्या है? 28। प्रश्न संख्या 28 बताइए। मन रूपी भंवरों को क्या कहते हैं? मधुप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 नाम बोल दिया मैंने ना। 29, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा? संसार को क्या कहे? कवि जो है संसार को क्या बोले? कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? जल्दी से। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, जल्दी से। प्रश्न संख्या 29, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? तो क्या कहा है? नाश्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाश्वर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 30, विडंबना में छिपा अर्थ क्या है? विडंबना में छिपा अर्थ क्या है? जल्दी से। प्रश्न संख्या 30, विडंबना में छुपा अर्थ क्या है? जल्दी से। विडंबना में छुपा अर्थ क्या है? क्या है? निराश और उपहास दोनों। विडंबना में क्या बोलते हैं? बहुत विडंबना है, यानी कि बहुत निराश है मन हमारा। क्या है? मन में विडंबना है, यानी कि निराश मन है और उपहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, कवि के जीवन में गागर कैसी है? आप कमेंट करके ये भी बताइए कि गागर का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना, समझ गए क्या होता है? जल्दी से। कवि के जीवन में गागर कैसी है? प्रश्न संख्या 31, कवि के जीवन में गागर कैसी है? जल्दी से। कैसी है? तो खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32,
कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? कवि को यानी कि उनका जो स्वभाव था सरल था, उसको किसने धोखा दिया? प्रश्न संख्या 32। मित्रों ने, पिता ने, पत्नी ने, भाई ने। 32 का सही आंसर बताइए, कौन धोखा दिए? तो मित्रों ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन धोखा दिए? मित्रों ने धोखा दिए हैं। 32 का क्या होगा आपका? ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रीति गागर का प्रीति का अर्थ क्या है? रीति गागर का प्रीति का अर्थ क्या है? जल्दी से। प्रश्न संख्या 33 यानी कि 33, जल्दी से। क्या है रीति गागर का प्रतीकार्थ? क्या है? अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। क्या है? अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। यानी इसमें जो कवि है, लेखक जो क्या बोलते हैं कि हमारा आत्मकथ्य को नहीं लिखो, हमारे जीवन कथा को नहीं लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 34, कवि के अनुसार इस संसार में सब कुछ कैसा है? अभी हमारे पास और भी प्रश्न बचे हुए हैं। अभी कितना हुआ है? 34 प्रश्न हुए हैं। कितना हुआ है? 34 प्रश्न हुए हैं। ठीक है, अभी और हमारे पास प्रश्न बचे हैं, 26 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, चलिए क्या है? कवि के अनुसार इस संसार में सब कुछ कैसा है? प्रश्न संख्या 34, जल्दी से। प्रश्न संख्या 34 कैसा है? कवि के अनुसार इस संसार में सब कुछ चंचल है। कैसा है? चंचल है। कैसा है? चंचल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अंत में कवि ने अपनी व्याथा को कैसे बताया? अंत में कवि जो है अपनी व्याथा को कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? मौन से, सुख से, स्वप्न से, दुखों से? बताइए। 35 कैसे बता रहे हैं? 35 बताइए कैसे बता रहे हैं? मौन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 36, कवि ने आलिंगन में आते आते कौन सा रह गया? कौन रह गया? कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? जल्दी से। प्रश्न संख्या 36 बताइए। प्रश्न संख्या 36 क्या होगा? प्रश्न संख्या 36, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? कौन रह गए थे? प्रेमिका। कौन रह गए थे? प्रेमिका रह गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? कवि जो है मधुर चांदनी रात किसे बोलते हैं? बताइए। कवि जो है मधुर चांदनी रात किसे बोल रहे हैं? 37 बताइए। 37 का क्या होगा? 37 का कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? किसे कहा है? यानी कि अपने जीवन के मीठी यादों को कहा। ठीक है, कवि जो मधुर चांदनी रात किसे कहा? अपने जीवन के मीठी यादों को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 38, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? कवि जो है कैसा स्वप्न देखे और जग गए? कैसा स्वप्न देखे थे? कवि जो है कैसे स्वप्न देखे थे? दुख स्वप्न या सुखद स्वप्न या ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई या डरावना? 38 का जल्दी से जवाब दीजिए। 38 का कैसा स्वप्न देखे थे? यानी कि ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 39, कवि ने मधुप किसे कहा? कवि जो है मधुप किसे कहा है? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 39, कवि जो है मधुप किसे कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 39, तो मन को कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? मन को। कवि जो है मधुप किसे कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं। मधुप किसे कहते हैं? मन को कहते हैं। चलिए मैं आपको लगातार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्यों? ताकि आपको याद भी हो जाए। अगर आप भूल भी जाते हैं
तो याद होना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अभी हमारे पास और कितने प्रश्न बचे हुए हैं? 20 प्रश्न बचे हुए हैं। 40 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। 40 में 20 घटाइए कितना बचेगा? 40 + 20 कितना, 40 + 20 60, 0 0 4 2 6, यानी कि 40 प्रश्न हुए हैं और हमारे पास 20 प्रश्न बचे हुए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, आपके काम की चीज़ है, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, सभी क्लासेस उपलब्ध हो रहे हैं, मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, जीएस का अलग से, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाइए देखिए। पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कौन है? पिता, कवि, भाई, माता। प्रश्न संख्या 40, बताइए थका हुआ कौन है? बताइए कौन है थका हुआ, बताइए। तो किसकी जिक्र हो रही है यहाँ पे? तो कवि की जिक्र होती, यानी कि कवि यहाँ पे सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? दुख की, कष्ट की, सुख तथा प्रसन्नता की, ये सभी। तो यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो किसकी कमी है? प्रश्न संख्या 41, किसकी कमी है बताइए। तो दुख की तो कमी नहीं है, यानी कि दुख तो दुख ही है, दुख हमेशा रहता है हर किसी के जीवन में। यानी यहाँ पे पूछ रहा है क्या अनुपस्थित है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस आप लगाइएगा ना। तो दुख क्या अनुपस्थित रहती है? नहीं। कष्ट का अनुपस्थित है? नहीं। ये सभी तो होगा नहीं, तो दिमाग लगाइए, सुख तथा प्रसन्नता की क्या है? अनुपस्थिति है। यानी पिछला प्रश्न में यहाँ पे क्या था कि कवि क्या है? पथिक मतलब थका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अनुपस्थित है सुख तथा प्रसन्नता। थका हुआ है, उसके मतलब कि मन में चैन नहीं है, नींद नहीं है, तो थका हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रश्न घुमा दिया थोड़ा सा। बोले कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने प्रश्न बनाया ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, प्रवंचना का अर्थ क्या है? प्रवंचना का अर्थ क्या है? जल्दी से, प्रवंचना का अर्थ क्या है? 42 प्रवंचना का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। तो क्या है? धोखा। प्रवंचना का अर्थ क्या है? धोखा। प्रवंचना का अर्थ क्या है? धोखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवि ने खाली घड़े से किसके यानी कि किसकी ओर इशारा किया? कवि जो है खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? बताइए। असफल जीवन, सफल जीवन, सुखमय जीवन, ये सभी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? 43 का जल्दी जवाब दीजिए। 43, प्रश्न संख्या 43, जल्दी से। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घड़े मतलब तो सफल जीवन तो होगा नहीं, सुखमय जीवन भी नहीं होगा, ये सभी भी नहीं होगा। तो आप दिमाग थोड़ा सा, मैंने बोला ना, कॉमन सेंस आप पर लगाइएगा ना, तो आराम से जवाब दे सकते हैं। असफल जीवन को खाली घड़े यानी कि भरा हुआ जीवन रहेगा, यानी कि सफल रहेगा। इस तरीके से आपको रिलेट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। आप पढ़े भी नहीं तो आराम से जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 44, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? अभी देखिए, यह प्रश्न घुमा के पूछा था ना, जल्दी बताइए। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? दुख का, कष्ट का, सुख का, और क्या है? और क्या है? पत्नी का। पत्नी का स्वप्न देख कर जाग गया था क्या? बताइए। पत्नी का स्वप्न देख के कौन जागता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 44 का, किसकी स्वप्न देख के जग गया था कवि? बताइए, किसकी स्वप्न देख के जग गया था? तो सुख का, क्योंकि उनके जीवन में सुख था ही नहीं। जैसे नहीं, आपको एक कहानी याद होगा, बचपन में एक व्यक्ति था, भीख मांग मांग के लाता था, और उनका घर था यहाँ पे, ठीक है। घर देखिए, मैं इतना रफ्तार में बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे घर था, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे सोया था, ठीक है। यहाँ पे इनका टंगा हुआ था क्या? वो भीख मांग मांग के जो लाता था ना, उनका यहाँ पे टंगा हुआ था क्या?
दही वगैरह कुछ खाने होने वाला सामान, ठीक है। तो खाता नहीं था, बचा बचा रखता था। अब उस एक दिन सपना देख रहा कि डबल हो गया, हम राजा हो गए, खुशी से चिल्लाया। हमको हम लोग पहले बचपन में सिक्का, बचपन के अभी भी सिक्का ही बोलते हैं, जो ऊपर में कोठा में टांग, कोठा नहीं, कोठा से नीचे ही जो ये जो छत है ना, आजकल उस समय लकड़ी का होता था ना, तो उसमें रस्सी के सहारे कुछ कटोरी में रख दिया था, तो वहीं पे भीख मांग के लाता था और रखते आता था, खाता नहीं था, ठीक है। सपने देखा कि बहुत हो गया, हम राजा हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब उठा और उछला जोर से और लात मारा, उसका गया हंडी फूट। अब बेचारा उसका सपना टूट गया, यानी कि उसके जीवन में सुख नहीं है। वो किस चीज़ का सपना देख रहा था? सुख का। उसके जीवन में दुख ही दुख है। इसी तरीके से कवि के जीवन में दुख है और वो सपना देख रहा था सुख का, तो क्या करेगा? वो जग गया अचानक से, बोला अरे इतना हम राजा कैसे हो गए, कितना खुश है हम, यानी ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं, सुख कैसे आ गया? जग गया बेचारा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जीवन में भी सुख नहीं रहता है। आप इतना मेहनत करते हैं, पढ़ने का टेंशन इधर है, उधर अलग से टेंशन है, सबका टेंशन अलग अलग रहता है। क्या क्या टेंशन आप सभी को मालूम होगा, किशोरावस्था में क्या क्या टेंशन रहता है आप सभी को मालूम होगा, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए ये एक उम्र ही ऐसा होता है ना, जहाँ पे बच्चे जो है अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को दुश्मन मानने लगते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक उम्र के बाद आज़ादी चाहने लगते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा व्यक्ति सजेशन देता है तो उनको लगता है क्या ये हमको सजेशन देने लगा, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, अब हमको ये क्या सिखाएंगे, ठीक है। उनकी बातें हमें बुरी लगने लगती है, यानी एक उम्र की, ये सबके साथ होता है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है कि आपके साथ में होता है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन आप नहीं बताइए कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग गड़बड़ कहाँ गए थे? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं की है, क्वेश्चन नंबर 44 में थे। चलिए, तो जब सुख नहीं है तो स्वप्न नहीं देखना भिखारी जैसा, जो दही हुई बचा था उसको फोड़ दिया बेचारा, कुछ खाया नहीं, उसका सब मेहनत पानी में चला गया ना। इसी तरीके से होता है, पता चला हम इतना स्वप्न देख रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है, पता चला नींद उठा, अरे कहाँ है हम? चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए 45, कवि अपने किस स्वभाव के दोष नहीं देना चाहते, यानी कि कौन सी स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? सरल, क्रोध या भावनात्मक या करुणात्मक? 45 जल्दी से, 45 हम लोग अभी नज़दीक में है, किस चीज़ का नहीं प्रश्न से हम लोग, अब 15 प्रश्न ही बचे हुए हमारे पास, ठीक है। 45 का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। 45 कवि जो अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, कौन से स्वभाव को? क्रोध को तो हर व्यक्ति दोष बोल देता है कि यार हमारे जीवन में हमेशा क्रोध आता है, क्रोध होते रहता है, हमारा मन जो थोड़ा क्रोधित हो जाता है। भावनात्मक ये भी नहीं, करुणात्मक ये भी नहीं। आराम से इसका कॉमन सेंस लगाइए, सरल हो जाएगा, ठीक है। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया? कवि जो है अपने मन को किसका रूप दिए? चींटी का, मधु का, पौधे का, भंवरे? कवि जो अपने मन को किसका रूप दिए बताइए? 46 का जवाब दीजिए, 46 का जवाब दीजिए। 46 भंवरे का क्या किए? ये रूप दिए हैं, ठीक है। अपने मन को भंवरे का रूप, यानी कि चंचल है हमारा मन, ठीक है, इधर उधर भंवरे के समान विचरता रहता है। चलिए, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घड़े से, देखिए प्रश्न वही तरीके से घुमा के आ रहा है ना। 47 का जल्दी से जवाब दीजिए। खाली घड़े यानी कि असफल जीवन की ओर ना। चलिए, सफल जीवन तो होगा नहीं, सुखमय जीवन भी नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए प्रश्न घुमा फिरा पूछ रहा है। 48 कवि ने अपनी कथा में कैसा माना, यानी कवि जो है अपनी कथा को कैसा मानते? अच्छी, भोली और सीधी सादी, भोली और टेढ़ी मेढ़ी, भोली और लंबा? 48 जल्दी जवाब दीजिए। 48 का जवाब दीजिए। भोली और सीधी सादी मानते। कवि जो अपनी कथा को क्या मानते हैं? भोली और सीधी सादी, क्योंकि कवि खुद भोले हैं, ठीक है, उनके जीवन में सुख नहीं है। 49 कवि के जीवन के सारे दुख दर्द के अभाव अब कैसे हैं? कवि के जीवन के सारे दुख दर्द के अभाव अब कैसे हैं? दुख, सुख, मौन, ईर्ष्या कैसे है? 49 बताइए जल्दी से। 49 का क्या होगा? तो सी, यानी कि
कवि के जीवन के सारे दुख कैसे है, मौन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाए, किसका, 49 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए, कवि ने भौरे को कैसा माना है। कवि ने भौर को, सॉरी भौरे बोल दिया मैंने ना, भौर को कैसा माना है, सुखद, सुहाना, प्रेम और लाली के मुक्त, यानी कि लाली से मुक्त, उपरोक्त सभी। बताइए कवि ने भौरे को, हाँ आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि भौरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, भौरे, भौरे का अर्थ क्या होता है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। और इसका भी जवाब दिए, कवि ने भौरे को कैसा माना है। कवि ने भौरे को कैसा माना है, कैसा माने हैं भौरे को, तो सुखद भी माने हैं और सुहावना भी माने हैं, प्रेम और लाली से मुक्त। देखिए अब भोरे मतलब समझ गए होंगे सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह यानी कि सुबह क्या होता है हमारा, सुखद, सो के उठते एकदम ताज़ा रहता है, हमारा पूरा शरीर ताज़ा रहता है और हमारा मन सुहावना रहता है, पूरा मौसम पूरा सुहाना रहता है। प्लस प्रेम और लाली स्मूथ, लाली मतलब कि उसी समय सूरज क्या होता है, उगते रहता है, लाल होता है, कितना सुंदर लगता है देखने में। अब फिर देखिए 12 बजे देखिएगा आंखें पूरा चंचुदिया आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा सुबह सुबह कितना सुंदर लाल रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहे कवि जो भोर को यानी कि सुबह सुबह को क्या बोल रहे, कितना सुखद है, सुहावना बोल रहे, प्रेम और लाली से मुक्त बोले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, कवि के जीवन किसके समान एक छलावा है। कवि के जीवन किसके समान एक छलावा है, स्वप्न के समान, लड़की के समान, पत्नी के समान, मन के। आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, बिना देखे, बिना देखे आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। 51, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है। मैंने अभी आपको बताया था किसके समान छलावा है, बताइए। स्वप्न के समान, लड़की के समान, लड़की के समान तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, पत्नी का समान जिक्र नहीं है, मन के समान भी, मन के समान था, लेकिन यहाँ पे स्वप्न के समान, क्योंकि वो स्वप्न देखते हैं कि कितना सुखद है हमारा जीवन, तुरंत जग जाते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है। उस समय क्या हम स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न क्या हमारा एक छलावा है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में स्वप्न से कोई लेना देना नहीं, तो छलावा ही ना हुआ। तो कवि के जीवन में स्वप्न के समान एक छलावा है। स्वप्न देखते कितना सुंदर है, पता चलता है कि अरे हम खंडर में बिना बिस्तर के सोए हुए खटिया में आप कितना महल वाला सपना देख रहे हैं रात को। ठीक है, तो वही एक छलावा है, बोलते हैं ना एक मोह माया है। मोह माया के पीछे नहीं भागना, जिंदगी में सफल होना है तो मोह माया के पीछे नहीं भागना। ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 52, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है। बताइए, ये भी आप जवाब नहीं दे पाइएगा, इतना आसान सवाल है। मुरझाकर क्या खुशियों का होगा, दुख का होगा, निराशाओं का या सुख का। बताइए बताइए जल्दी से। 52 का आराम से जवाब दीजिए, आराम से, एकदम सहज है, एकदम आराम से कोई व्यक्ति जवाब दे सकता है। 52 का क्या होगा, देखिए प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िए। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसके प्रतीक है। 52 का कि किसके प्रतीक है, खुशियाँ का तो होगा नहीं, मुरझा के गिर यानी टूट के गिर रही है। ठीक है, अब देखिए दुख का ये भी नहीं होगा, मुरझा के गिर रही, यानी कि निराशाओं का होगा। ऑप्शन नंबर सी, 52 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास। चलिए 53 आपके पास, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट करें। अलंकार मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, आपके लिए काम देगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए क्या है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। सुखमय अलंकार, प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपरोक्त सभी। ठीक है, बताइए 53 का जवाब दीजिए। उपरोक्त सभी तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा, तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ, यानी कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा रहे थे, प्रश्न अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 54, पंथा का अर्थ क्या है। पंथा का अर्थ क्या है, दोस्ती, पिता, जीवन, रास्ता। पंथा का अर्थ 54 का सही आंसर बताइए। 54 का सही आंसर क्या है, रास्ता। ठीक है, नहीं बोलते पंथ, पंथ पंथ, तुम डाल डाल मैं पात पात, यानी कि डाल डाल पात वाला अगर नहीं समझ में आया होगा आपको
तो देखिए पंथ मतलब पथ नहीं बोलते कि ये पथ है, पंथ पर चलो, पथ पर चलो, तो वही चीज़ है, रास्ते पर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55, कवि की मौन व्याथा किस स्थिति में है? कवि की मौन व्याथा किस स्थिति में है? क्या सोई हुई है, सोई हुई है, या जगी हुई है, या बैठी हुई है, मुरझाई है? कवि की मौन व्याथा किस स्थिति में, बताइए 55 का बताइए जल्दी से। कैसी है कवि की मौन व्याथा? मौन मतलब तो जगी हुई नहीं होगी, बैठी भी नहीं होगी, मुरझाई भी नहीं। ऑप्शन नंबर है आपका सोई हुई, ठीक है, मौन व्याथा सोई हुई। 55 का ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 56, कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? 56 का जवाब दीजिए, क्या होगा? किससे की है? भोरे की लालिमा से, ठीक है, भोरे की लालिमा से की। किसकी तुलना? अपनी प्रेयसी की गालों की तुलना किससे की? भोरे की लालिमा से, ठीक है। चलिए लालिमा मतलब समझ रहे हैं कि सुबह सुबह जो लाल सूरज जो उगता है वही लालिमा बोलते हैं, ठीक है। दोपहर में लालिमा नहीं होता है, दोपहर में कड़कड़ होता है। चलिए 57, कवि यहाँ अपने जीवन में किस पक्ष का उल्लेख किया है? कवि जो अपने जीवन में किस पक्ष का उल्लेख कर रहे हैं, बताइए किस पक्ष का उल्लेख किया है? ऑप्शन देख लीजिए, सुखमय का, दुख का, कष्टमय का, ये सभी बताइए। प्रश्न से क्या कितना है? 57 बताइए, 57 का बताइए जल्दी से, जवाब दीजिए 57 का। 57 का क्या होगा? तो कवि जो है किस चीज़ का बता रहे हैं? यानी हमारा जीवन दुखमय है, कष्टमय है, ठीक है। कष्टमय नहीं होगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ाइएगा नहीं, दुखमय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 58 लास्ट हमारे पास प्रश्न और 2 बचे हुए हैं। आत्मकथ्य से कवि का स्वभाव कैसा प्रमाण मिलता है, यानी कि आत्मकथ्य कविता से कवि का स्वभाव कैसा प्रमाण मिलता है, ठीक है। सादगी विनय का, दुख का, स्वप्न के समान, या निराशाओं के समान, बताइए। 58 का सही जवाब दीजिए, 58 का सही जवाब दीजिए, 58 का सही जवाब दीजिए, 58 का सही जवाब। तो क्या होगा? सादगी और विनय का, यानी कि कवि कैसे है? सादगी भरे जीवन है उनका और विनय, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? कवि जो है असंख्य जीवन इतिहास किसे कहे, बताइए। 59 का जवाब, 59 का जवाब, असंख्य जीवन किसे कहे? मानव मन में उत्पन्न विचार को, ठीक है, मानव मन में उत्पन्न विचार को क्या बोले? असंख्य जीवन का इतिहास कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न लास्ट, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है, बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लगातार 59 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, होमवर्क के लिए एक दिया हूँ। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है, आप कमेंट करके बताइए। और देखिए इधर उत्तरमाला है, अगर ये आपको PDF चाहिए तो सबसे पहली बात कि आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो खोलिएगा ना, तो वीडियो के पीछे नीचे मोर लिखा आता है अबाउट, ठीक है, वहाँ पे दबाइएगा तो वहाँ पे आपको खुल जाएगा सारा, ठीक है। वहाँ पे लिंक रहेगा फर्स्ट में फ्री PDF का नाम पे, वहाँ पे जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम में जाकर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको सारे क्लासेस के PDF मिलते हैं, क्लास नोट्स, मैथ का, रीजनिंग का, GS का, सारे, ठीक है। वहाँ पे जुड़ जाइएगा आप लोग। बाकी बात आपको प्लेलिस्ट में देखना है मैथ का, रीजनिंग का, तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा वीडियो का लिंक, या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल में, ठीक है। बाकी बात बताइए आप कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लास यानी कि हर एक चीज़ झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, चाहे JCGL हो, JPSC हो, या सहायक आचार्य हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के जो रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन दिखेगा उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस उपलब्ध होंगे तो उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है। बाकी बात आपकी मर्जी, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।